Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, this is Muhammad Asad here and today our lecture is on control of breathing. तो आपको पता है कि जो ब्रीथिंग है, सांस लेने का जो अमल है, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता, यानी जिसको हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। जिस तरह के और भी हमारे अंदर प्रोसेस होते हैं, जिस तरह के अगर आप देख ले, हार्ट को देख ले, यानी दिल को देख ले, तो दिल की जो धड़कन है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी इख्तियार में नहीं है, वो खुद से होते हैं। अगर हम सोते हैं तब भी सांस लेते हैं, अगर हम जागते हैं तब भी सांस लेते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तब भी सांस लेते हैं। उस वक्त सांस रुक जाती है जिस वक्त बंदा मर जाता है। तो ये जो सांस लेना होता है ये हमारी इख्तियार में नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसको थोड़े लम्हों के लिए, यानी कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे इख्तियार में रख सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा टाइम होगा कि उस दौरान हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, और इनवॉलंटरी जो हमारे इख्तियार में नहीं है उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंट्रोल सेंटर यानी ब्रीथिंग सेंटर को डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ में फेजेस ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे, और वो जो बिल्कुल हम उसको डीपली स्टडी करेंगे वो है इंस्पायरेशन, जिसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, और एक्सपायरेशन जिसको हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। ये टॉपिक हमने डिटेल में स्टडी करना है इस लेक्चर में। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं इनवॉलंटरी कंट्रोल से। तो इनवॉलंटरी कंट्रोल हमारे पास क्या है? इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इज कैरीड आउट, ये होते कहाँ पर है? बाय ब्रीथिंग सेंटर लोकेटेड विद इन द मेडुला ओब्लांगेटा। अब मेडुला ओब्लांगेटा क्या चीज़ है? ये पोर्शन है, पार्ट है ब्रेन की। ओके, इस तरह की अगर मैं ब्रेन बना लूँ तो ब्रेन यहाँ से स्टार्ट होके फिर पीछे गई है, और यहाँ जब आ जाए ना तो फिर ये स्पाइनल कॉर्ड, उससे ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ओके, तो ये जो लास्ट जगह है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड फिर बनना शुरू हो जाती है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। ओके, तो आपने तो समझ लिया होगा कि मेडुला ओब्लांगेटा कहाँ पर प्रेजेंट है। अब मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर हमारे पास एक सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग सेंटर बोलते हैं, जिसके दो पोर्शन होते हैं, तीन पोर्शन होते हैं लेकिन दो मशहूर होती है, जिसको हम बोलते हैं ये मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर क्या है? एक ब्रीथिंग सेंटर जिसे हम बोलते हैं, जो ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं करेगा लेकिन उससे कुछ नर्व्स अराइज होगी, यानी ये जो रिदमिक इंस्पायरेशन और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, जिस तरह के सांस अंदर जाना और बाहर जाना, इसके लिए जो मूवमेंट होती है तो वो कौन कंट्रोल करता है? यहाँ से, जिसको हम ब्रीथिंग सेंटर बोलते हैं। ओके, सांस, तो इसके दो पोर्शन, एक को हम वेंट्रल बोलते हैं, वेंट्रल पोर्शन, और दूसरे को हम डॉर्सल पोर्शन बोलते हैं, डॉर्सल पोर्शन। ओके, अब ये जो वेंट्रल पोर्शन है, ये मैं आपको, ये वेंट्रल एंड डॉर्सल पोर्शन, ओके, ये इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो वेंट्रल पोर्शन है इसको हम दूसरा नाम देते हैं इंस्पायरेशन सेंटर, कि ये क्या करेगा? इंस्पायरेशन को मोटिवेट करेगा, इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, और एक्सपायरेशन, इसको डोर्सल पोर्शन क्या को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन सेंटर। अब दोनों में क्या है, ये नाम क्यों दिए गए हैं? जो वेंट्रल पोर्शन है वो इंस्पायरेशन को इन्हेंस करेगा, ज्यादा करेगा, ओके, और इनहिबिट करेगा, यानी रोकेगा किस चीज़ को? एक्सपायरेशन को, सांस बाहर ले जाने के अमल को रोकेगा, और सांस अंदर ले जाने के अमल को इंस्पायरेशन हम बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन सेंटर का मतलब ये है कि इंस्पायरेशन को परफॉर्म करेगा, इंस्पायरेशन के लिए जो मूवमेंट होगी वो कंट्रोल कौन करेगा? वेंट्रल पोर्शन करेगा, जिसको हम इंस्पायरेशन सेंटर बोलते हैं। और एक्सहेलेशन के लिए जो मूवमेंट होगी, यानी हवा को बाहर छोड़ने के लिए जो मूवमेंट होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा? एक्सपायरेशन सेंटर। अब इन दोनों से दो तरह की, इंस्पायरेशन सेंटर से हमारे पास दो तरह की नर्व्स अराइज होती है, ओके, सिग्नल देती है। कहाँ पर सिग्नल देती है? वो उस नर्व का क्या नाम है? एक का है फिनेरिक नर्व, ये साथ में नोट करते जाए आप, और दूसरा है इंटरकोस्टल
नर्व। ओके, और इनका जो काम है वो कहाँ पर है, ये एक्ट करेगा, ये जाएगा कहाँ पर, डायफ्राम मसल्स पर, या तो उनको कंट्रैक्ट करेगा, ये उनको कंट्रैक्ट करे डायफ्राम, ये आगे जाके हम डिटेल में समझने वाले। डायफ्राम मसल्स पर एक्ट करेगा, और ये वाला क्या करेगा, ये इंटरकोस्टल मसल्स पर एक्ट करेगा। ओके, ये सिग्नल देगा उसको, और यहां से भी दो नर्व अराइज होगी। कहां से, एक्सपायरेशन सेंटर से भी होगी। एक होगी फिनेरिक नर्व, और दूसरी होगी एंटर कोस्टल नर्व। ओके, ये कहां पर एक्ट करेगी, डायफ्राम, कहां को सिग्नल देगी, डायफ्राम मसल्स को, और ये भी कहां पर, एंटर कोस्टल मसल्स को। ओके, ये रिदमिक होगी, ये रिदमिक मूवमेंट होगी। किस तरह रिदमिक मूवमेंट होगी, सबसे पहले इंस्पायरेशन से ये दोनों नर्व जाएगी, तो हवा हम अंदर ले जाएंगे इसी तरह। ओके, अंदर ले गई। अब दो नर्व्स कहां से, एक्सपायरेशन सेंटर से वापस जाएगी, वो इसको रोकेगी और एक्सपायरेशन सांस को बाहर निकालने में कोशिश करेगी, यानी इस तरह। ओके, बाहर। तो ये रिदमिक क्यों है, क्योंकि पहले ये दोनों जाते हैं, फिर ये दोनों, फिर बाद में ये दोनों, फिर ये दोनों, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, अंदर बाहर, हवा अंदर जाती है फिर बाहर जाती है। तो एक रिदमिक कंडीशन है यहां पर। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं किस चीज के ऊपर, इनवॉलंटरी के अंदर फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। तो फेजेस ऑफ ब्रीथिंग मीन दो फेजेस है ब्रीथिंग के, सांस लेना, अंदर ले जाना, और सांस को बाहर छोड़ना, तो दो है ना। तो ब्रीथिंग इन, सांस अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। एंड ब्रीथिंग आउट, सांस को बाहर छोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का दूसरा नाम है इनहेलेशन, और एक्सपायरेशन का दूसरा नाम है एक्सहेलेशन। ओके, तो यहां पर हम स्टार्ट लेते हैं इंस्पायरेशन से। ओके, और इनहेलेशन भी हम इसे बोलते हैं। तो इसके इंस्पायरेशन के अंदर दो चीजें होंगी। इंस्पायरेशन, अब सांस हम जब लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगी, दो चीजें होती है। एक क्या होती है कि जब हम सांस लेते हैं इसी तरह, तो हमारी ये जो चेस्ट कैविटी है इसके अंदर इंक्रीज आती है, इसके अंदर जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि प्रेशर जो होती है इनसाइड द लंग्स वो डिक्रीज कर जाती है। और वो क्यों करती है, वो दो रीजंस की वजह से होती है। अब आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ये जो आपको दिखाई देगा ये क्या है, ये बेसिकली मैंने मॉडल बनाया हुआ है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए। ये अंदर आपको बालून नज़र आ रहे होंगे, इसके इर्द गिर्द ये जो खाली जगह है डब्बे के अंदर, तो ये क्या है, इंट्राथोरेजिक स्पेस, इसको हम इंट्राथोरेजिक स्पेस बोलते हैं, या चेस्ट कैविटी बोलते हैं, या थोरेजिक कैविटी बोलते हैं। तो कब हमारे पास इंस्पायरेशन होगी, सांस हम कब लेंगे, जब ये स्पेस ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ में ये जो बालून है और इसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगी, तो तब ही हमारे पास पॉसिबल है कि क्या होगी, इंस्पायरेशन होगी। ओके, दो चीजें होगी। और आपको पता है कि जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगी, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स प्रेशर। ओके, अब इसकी दो रीजन है, दो चीजें होती है, तभी हमारे पास ये इंट्राथोरेजिक कैविटी, ये स्पेस ज्यादा होती है और प्रेशर कम होती है। एक क्या होगी, कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरा क्या होगी, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लेक्चर बहुत ही डिटेल में समझेंगे। लेक्चर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन फिर आपने बेसिक कंसेप्ट आपने बिल्कुल क्लियर करना है। ओके, तो डायग्राम के साथ समझते हैं कि क्या होता है भाईजान। ओके, यहाँ से लेते हैं, एनिमल की हम बात करते हैं, तो ये हो गया बॉडी, यानी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो ये मेरा सामने का यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको दिखने को मिलेंगे, एक हार्ट होगा, लेकिन हार्ट हम नहीं स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ मैं लंग्स बनाता हूँ। ये हो गए दो लंग्स, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ओके, दो लंग्स पाई जाती है। अब दरमियान में हमारे पास इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है, एक हड्डी है जो सीधा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आती है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। इस मॉडल में आप देख सकते हैं, ये जो दरमियान में ब्लू कलर में मैंने सीधा निशान लगाया हुआ, ये क्या है, स्टर्नम है। इसके साथ क्या, रिब्स अटैच है,
रिब्स अटैच है, उस रिब्स को भी हम बना लेते हैं। ओके, इस तरह मैं ब्लैक से कर लेता हूँ। इसी तरह के रिब्स अटैच है, ओके, जिसको हम रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। ये सिर्फ मैं आपको डिटेल में इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अब ये जो रिब्स है इनके दरमियान इसी तरह ओके, इस तरह, ये मैं ब्लू से कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह समझ आए। इसी तरह के क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटर कोस्टल मसल्स। ओके, और नीचे लंग्स के बिल्कुल नीचे क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि इस फॉर्म में होती है, क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? डम शेप। ये क्या है? डम शेप है। इस तरह के शेप को हम क्या बोलेंगे? डम शेप। इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या? डायफ्राम। ओके, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। तो अब आके यहां पर आप आ जाए, क्या होगा कि सबसे पहले इंस्पायरेशन को हम स्टडी करते हैं। तो वेंट्रल पोर्शन क्या करेगा? इंस्पायरेशन सेंटर एक्टिव हो जाएगा, इनसे दो नर्व्स निकलेगी। कौन कौन सी नर्व? फिनेरिक नर्व्स कहां पर आएगी? डायफ्राम के ऊपर आएगी। कहां पर आएगी? फिनेरिक नर्व कहां आएगी? डायफ्राम तक आएगी। ओके, सही है। और ये जो इंटरकोस्टल नर्व है ये कहां तक आएगी? इंटरकोस्टल मसल्स तक आएगी। ओके, जब ये इंटरकोस्टल मसल तक आएगी तो इनको कंट्रैक्ट करेगी। ये फिनेरिक नर्व डायफ्राम के मसल्स को कंट्रैक्ट करेगी और इंटरकोस्टल मसल्स को कौन? इंटरकोस्टल नर्व कंट्रैक्ट करेगी। जब इनकी कंट्रैक्शन होती है, जब इंटरकोस्टल मसल्स की कंट्रैक्शन होती है तो हमारे पास जो स्टर्निम है वो फ्रंट की तरफ, और ये जो रेब केज है यानी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ओके, और ये जो हमारे पास डायफ्राम होती है, जब इनकी कंट्रैक्शन हो जाती है, इनकी जब कंट्रैक्शन होती है तो वो इस तरह फ्लैट शक्ल इख्तियार कर लेता है। ओके, फ्लैट शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी ये अभी डायफ्राम क्या है? फ्लैट शक्ल। अब अगर आप देख ले ये रिब्स बाहर आ चुके, यानी मैं आपको दिखाता चलूं, मैं इंस्पायर करता हूं तो मेरा रिब केज क्या है? बाहर आया हुआ है। ओके, आपको शो करवाने के लिए। और नीचे जो डायफ्राम है उसने कंट्रैक्ट होके नीचे गया, तो इनसाइड यहां पर क्या? एक स्पेस बन गया, खाली जगह बन गई ना। तो अब क्या है कि हमारा ह्यूमन जो है, ह्यूमन जितने भी है वो एनवायरनमेंट से कोऑर्डिनेट करता है, तो वो बाहर से एयर पैसेज, नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू हवा अंदर ले आएगा। तो एक यहां पर क्या हो गई? एंट्रा थोरेसिक कैविटी स्पेस की इंक्रीज हो गई, तो बाहर से हवा अंदर आएगी। दूसरी बात यह है, एक तो ये इंक्रीज हो गई, दूसरी बात क्या होगी कि जो लंग्स है हमारे पास, हमने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा ये लंग्स है, तो हमने कहा कि लंग्स के अंदर हमारे पास एक उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती है, दो मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेउरल मेम्ब्रेन। पीएम से मैं लिख लेता हूं। ओके, प्लेउरल मेम्ब्रेन। तो जब स्पेस उसको ज्यादा प्रोवाइड होगी, यानी थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में स्पेस आ जाएगी, तो यहां पर भी इसको, क्योंकि हमें पता है कि जो लंग्स हमारे पास है वो एक्सपेंड कर सकता है, यानी वो पेल सकते हैं। तो जब ये पेलेगी तो इसके अंदर ज्यादा स्पेस क्रिएट होगी, यानी स्पेस क्रिएट होगी इस तरह। जब स्पेस क्रिएट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैक्यूम क्रिएट हो गई। क्या? वैक्यूम, खाली जगह रह गई। अब बाहर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो गई। क्यों? वॉल्यूम ज्यादा हो गया। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम हो गई और बाहर प्रेशर ज्यादा है तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो हम इनहेल कर जाएंगे, हम हवा को बाहर से, इन्वायरमेंट से लेके अंदर, बॉडी के अंदर ले आएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन हो गई। क्या हो गई? इंस्पायरेशन हो गई। अब दूसरा क्या होगा? ओके, दूसरा क्या होगा? जब इंस्पायरेशन हो गई, हवा तो अंदर आ गई है, अब इस हवा ने बाहर भी निकलना है। क्या करना है? बाहर भी निकलना है। ओके, ये डायफ्राम यहां पर ये मैं नहीं मिटाता, यहां से आपको समझाता हूं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन उसे बोलते हैं। हवा को बाहर छोड़ने को हम, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। तो इसमें भी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज,
क्या होगा, वहां पर इंक्रीज हुआ था। यहां पर वॉल्यूम, जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है, अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ये डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम। ये डम शेप में होता है। इसको मैं कंट्रैक्ट कर लेता हूं, यहां से इसको मैं कंट्रैक्ट कर लेता हूं, तो क्या हुआ कि लंग्स की वो क्या बलून्स क्या थे, वो फूल गए, आप देख सकते हैं, फूल गए। तो ये इंस्पायरेशन हो गया। और जब मैं इसको छोड़ लेता हूं तो वो क्या, एक्सपायरेशन होगा। तो ये जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी, तो उसके अंदर डिक्रीज आएगी वॉल्यूम की, और साथ ही साथ में प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। वो भी हम समझते हैं, वो उनके भी दो रीजन है। क्या होगा कि रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रामिक मसल्स। अब ये जो डायफ्राम था, ये तो कंट्रैक्ट फॉर्म में है। अब दोबारा से एक्सपायरेशन, यानी डोर्सल पोर्शन से एक्सपायरेशन सेंटर से दो नर्व्स आएगी दोबारा से। कहां कहां पर, एक आएगी फीनेरिक नर्व, कहां पर, डायफ्राम के ऊपर आएगी, ओके, डायफ्राम को सिग्नल देगी। और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स कहां, इंटरकोस्टल नर्व इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर। तो ये जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होगी, और साथ ही साथ में सबसे पहले डायफ्राम को समझते हैं, जब डायफ्राम की मसल्स रिलैक्स होगी तो ये दोबारा से अपने पोजीशन में चले जाएंगे, डम शेप में चले जाएंगे, ओके ओके, डम शेप में चली गई। और साथ ही साथ में इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर गई, ओके, इसी तरह रिलैक्स कर गई। जब ये रिलैक्स कर जाएगी, ओके, क्या हुआ, जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेगी तो हमारे पास जो फॉरवर्ड मूवमेंट की थी रिब्स ने, तो वो दोबारा से बैकवर्ड अपनी पोजीशन में चली जाएगी। स्टर्डिम भी दोबारा से नीचे की तरफ चले जाएगा, और साथ ही साथ में हमारे पास जो रिब्स थे वो भी नीचे की तरफ चले जाएंगी। जब वो नीचे की तरफ चले जाएगी और साथ ही साथ में डायफ्राम नीचे से ऊपर की तरफ चला गया, यानी डम शेप में आ गया, तो जो इंट्राथोरेसिक कैविटी थी, जो स्पेस था, वो उसने भर दिया। तो प्रेशर डालेगा कहां पर, लंग्स के ऊपर। रिब्स भी लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, और साथ ही साथ में डायफ्राम भी लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा। जो लंग्स के अंदर जो हवा आई हुई थी बाहर से इंस्पायरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान, उस दौरान जो आई थी, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया। जब प्रेशर पड़ जाएगा तो हम एक्सहेल करेंगे और हवा को बाहर छोड़ देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन कहेंगे। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्सपायरेशन एंड व्हाट इज इंस्पायरेशन, ओके, और क्यों होता है और किस तरह होता है। इसके बाद हम वॉलंटरी कंट्रोल की बात कर लेते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल, क्योंकि हम नॉर्मली तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रीथिंग को, सांस लेने के अमल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देख ले, बाज दफ़ा हम सिंगिंग करते हैं, या स्नीजिंग होती है, या कफिंग होती है, तो वो उस दौरान हम क्या कर लेते हैं कि अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लेते हैं कुछ लम्हों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, वो है स्विमिंग। जब आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के दौरान, या आप गोता लगाते हैं, पानी के अंदर नहाते हैं, दरिया के अंदर, तो उस दौरान जब आप गोता लगाते हैं तो उस दौरान अपने जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेने का अमल जो होता है, तो वो आप स्टॉप कर लेते हैं कुछ लम्हों के लिए, फिर दोबारा से आप ऊपर आके फिर सांस ले लेते हैं। यानी पानी के अंदर आप सांस नहीं ले सकते तो आप स्टॉप कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, उस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग वॉलंटरी एक्टिव कंट्रोल, impulses originated from the cerebral hemisphere and pass through the breathing center। अब cerebral hemisphere ब्रेन का एक पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो भी इख्तियारी चीज़ें हैं, जिस तरह के हम फैसला करते हैं या कुछ लर्न करते हैं, तो वो सारा कुछ वही फैसला करता है सेरेब्रल। तो वहाँ से एक सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, सिग्नल्स ओरिजिनेट होती है, इम्पल्सेस, यही इस तरह के मैं बना लूँ, यहाँ पर हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो यहाँ से इम्पल्सेस ओरिजिनेट होती है और ब्रीथिंग सेंटर पर आती है, मेडुला और ब्लैंकेटा के ऊपर आती है, और वहाँ से फिर हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं ये मूवमेंट कुछ लम्हों के लिए। तो इसको हम वॉलंटरी कंट्रोल भी बोलते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के ऊपर, जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया इनवॉलंटरी कंट्रोल को, साथ ही साथ में हमने वॉलंटरी कंट्रोल को भी टच दिया। और ये मॉडल था जिसके थ्रू अब हम लास्ट में समझेंगे कि इंस्पायरेशन, अब ये क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन होगा तो इंस्पायरेशन, रिलैक्सेशन तो इनहेलेशन हो गया, एक्सेलेशन हो गया, इनहेलेशन एक्सेलेशन, इनहेलेशन एक्सेलेशन, इनहेलेशन एक्सेलेशन, इनहेलेशन एक्सेलेशन। तो इसी तरह का मूवमेंट होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।